नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के 10 बेहद बड़ी समाचार में, जिसमें पहली खबर में आपको बताएंगे कि बिहार चुनाव पर ओपिनियन पोल एनडीए महागठबंधन को मिल सकती है 170 से ज्यादा सीट। जी हां दोस्तों, दूसरी खबर में आपको बताएंगे कि पीएम मोदी और सीएम नीतीश के काम और प्रदर्शन के आधार पर लड़ा जाएगा बिहार चुनाव। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि महागठबंधन में कुशवाहा के कड़े रुख से गरमाए सियासत। एनडीए ने कहा वेलकम तो डैमेज कंट्रोल में जुटा आरजेडी। जी हां दोस्तों, लेकिन खबर में आगे बढ़ने से पहले आप सभी पीएम मोदी के साथ हैं और आप लोगों को लगता है कि बिहार चुनाव में बीजेपी और जेडीयू की सरकार बनेगी, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए, कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं पहले खबर की तरफ। बिहार चुनाव पर ओपिनियन पोल, एनडीए महागठबंधन को मिल सकती है 170 से भी ज्यादा सीट। जी हां दोस्तों, हमने यूट्यूब पोस्ट के जरिए बिहार के मतदाताओं को टटोलने की कोशिश की है। सीएम पद के लिए नीतीश कुमार सर्वाधिक लोगों की पसंद। जी हां दोस्तों, ओपिनियन पोल के मुताबिक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद के लिए सबसे ज्यादा लोगों की पसंद बनकर उभरे हैं। इस रेस में एलजेपी नेता चिराग पासवान दूसरे स्थान पर हैं। एनडीए महागठबंधन को मिल सकती है 170 से ज्यादा सीटें। जी हां दोस्तों, ओपिनियन पोल के मुताबिक बिहार में बीजेए और जेडीयू के महागठबंधन को आरजेडी और कांग्रेस की अगुवाई वाले एनडीए पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। 243 सीटों वाली विधानसभा में एनडीए महागठबंधन को 170 से ज्यादा सीटें मिलने का अनुमान है और वहीं जेडीयू को 40 या उससे भी कम सीटों से ही संतोष करना पड़ सकता है। अन्य खातों में 10 से ज्यादा सीटें जा सकती है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। पीएम मोदी और सीएम नीतीश के काम और प्रदर्शन के आधार पर लड़ा जाएगा बिहार चुनाव। जी हां दोस्तों, भाजपा नेता राजीव प्रताप रूडी ने बुधवार को कहा कि बिहार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1.70 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की। आगामी बिहार चुनाव प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के काम और प्रदर्शन के आधार पर लड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य में फिर से जेडीयू भाजपा की वापसी होगी। शून्यकाल के दौरान लोकसभा में बोलते हुए रूडी ने कहा कि बिहार में गंगा के ऊपर कई पुलों का निर्माण किया गया है और आने वाले समय में कई विशेष अस्पताल बनाए जाएंगे। वहीं पटना मेट्रो परियोजना के लिए भी आधारशिला रखी गई है। उन्होंने कहा कि पटना हवाई अड्डे के विस्तार के लिए कदम उठाए गए हैं, जबकि राज्य की राजधानी के निवासियों को जल्दी पाइप गैस प्रदान की जाएगी। रूडी ने कहा कि बिहार में निर्दोष और सरल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा जबरदस्त विकास किया जा रहा है। उन्होंने कहा अगला चुनाव प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के काम और प्रदर्शन के आधार पर लड़ा जाएगा और चुनाव के बाद हमारी सरकार सत्ता में लौट आएगी। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। महागठबंधन में कुशवाहा के कड़े रुख से गरमाई सियासत। एनडीए ने कहा वेलकम तो डैमेज कंट्रोल में जुटा आरजेडी। जी हां दोस्तों, महागठबंधन में राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के कड़े रुख को लेकर बिहार में सियासत गरमाती दिख रही है। माना जा रहा है कि जीतन राम मांझी के बाद अब उपेंद्र कुशवाहा भी अलग राह पकड़ सकते हैं। इस पर विचार करने के लिए आरएलएसपी की अहम बैठक गुरुवार को हो रही है। बैठक में कुशवाहा ने महागठबंधन के आगे की राह पर विचार की बात का स्पष्ट संकेत भी दे दिए हैं। इस बीच सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने कुशवाहा को अपने पाले में करने की कोशिश शुरू कर दी है। राष्ट्रीय जनता दल भी अंतिम समय में डैमेज कंट्रोल में लग गया है। विदित हो कि महागठबंधन में सीट शेयरिंग के मुद्दे पर उपेंद्र कुशवाहा नाराज चल रहे हैं। वे महागठबंधन में सीटों के सम्मानजनक बंटवारे को लेकर वे आरजेडी नेता को तेजस्वी यादव सहित कांग्रेस के कई नेताओं से मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन कोई फैसला नहीं हो सका है। इस बीच आरजेडी ने उनकी पार्टी के नेताओं को अपने पाले में करने की नीति भी अपना ली है। इससे कुशवाहा नाराज बताए जा रहे हैं। अब वे महागठबंधन में आर पार के मूड में है। उपेंद्र कुशवाहा के महागठबंधन में रुख को देखते हुए एनडीए उन्हें अपने पाले में करने की कोशिश में लग गया है। ऐसे में कुशवाहा से सहानुभूति जताते तथा उन्हें अपने पाले में आमंत्रित करते बयान आने लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता निखिल आनंद ने कहा कि महागठबंधन में कुशवाहा को वह सम्मान नहीं मिल रहा है जो उन्हें एनडीए में मिलता था। इस मामले में फैसला तो उन्हें ही करना है। जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता संजय सिंह भी कहते हैं कि तेजस्वी के अहंकार के कारण पहले मांझी गए, अब कुशवाहा भी जा रहे हैं। इस मामले में जीतन राम मांझी ने कहा कि जो उनके साथ हुआ वही अब कुशवाहा के साथ हो रहा है। आरजेडी सभी को साथ लेकर चलने के लिए तैयार नहीं है। इस मामले में आरएलएसपी के प्रवक्ता आनंद माधव इशारों में कहते हैं कि जहां सम्मान मिलेगा वहां रहेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि महागठबंधन अब आईसीयू में है। आरएलएसपी कोई बड़ा फैसला ले सकती है।
रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। यह बक्सा तय करेगा भाजपा में टिकट के दावेदारों का भविष्य। जी हां दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियों और प्रत्याशियों के चयन में भाजपा कोई खोट छोड़ना नहीं चाहती है। जिला स्तर पर संगठन से जुड़े कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोलने के बाद अब पार्टी मंडल स्तर पर कार्यकर्ताओं और नेताओं से उम्मीदवारों की फीडबैक जुटा रही है। इसके लिए शीर्ष नेताओं की अगुवाई में मंडल स्तरीय बैठक आयोजित कर बक्से में लिखित सुझाव मांगा जाएगा। इन तमाम नवाचार के जरिए पार्टी जनता और कार्यकर्ताओं को यह संदेश देना है कि भाजपा एक परिवार की पार्टी नहीं, बल्कि इसके लिए कार्यकर्ता और संगठन सर्वोपरि है। फिलहाल पार्टी ने प्रदेश में सभी 1100 मंडलों में बैठक का कार्यक्रम भी तय कर दिया है। भाजपा के राष्ट्रपति संगठन महामंत्री BL संतोष ने 2 दिन के बिहार के दौरे में रोड मैप तय कर दिया है। अब आगे की मॉनिटरिंग के लिए बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव पहुंच गए हैं। दरअसल भाजपा के शीर्ष नेतृत्व की कोशिश है कि जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं की इच्छा और भावना के आधार पर प्रत्याशी का चयन सुनिश्चित किया जाए। 2015 के चुनाव के सबसे सबक लेते हुए पार्टी बाकायदा जमीनी पड़ताल पर जोर दे रही है। पूर्णकालिक कार्यकर्ताओं को भी रणनीतिक पर लगाया जा रहा है। इसके साथ ही पार्टी सरकार की नीतियों और योजनाओं के साथ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के विभिन्न पहलुओं पर फीडबैक जुटा रही है। इसमें भावी प्रत्याशियों और मौजूदा विधायकों के अलावा टिकट के दावेदारों और गठबंधन के बारे में भी राय ली जाएगी। अहम यह है कि लिखित सुझाव पर प्रदेश नेतृत्व के बजाय सीधे राष्ट्रीय नेतृत्व विचार करेगा। उल्लेखनीय है कि चुनाव में उतरने से पहले भाजपा अलग अलग तरीकों से सर्वे कराती रही है। तमाम रिपोर्ट और सुझाव के आधार पर संगठन व कार्यकर्ताओं से मिले बहुमत को ध्यान में रखकर पार्टी निर्णय करेगी। भाजपा में टिकट के दावेदारों की सूची लंबी है। पुराने नेताओं के साथ ही पार्टी में कुछ समय पहले शामिल होने वाले कार्यकर्ता भी चुनाव लड़ना चाहते हैं। इसके साथ ही कई सांसद और बड़े नेता अपने समर्थकों को टिकट दिलाने की कोशिश में लगे हुए हैं। इसके कारण गुटबाजी के साथ बगावत की भी आशंका है। इस तरह के विवाद से बचने के लिए पार्टी ने विधानसभा क्षेत्रों में आंतरिक मतदान कराने का निर्णय लिया है। इसमें स्थानीय पार्षद, पार्टी के पदाधिकारी, वरिष्ठ कार्यकर्ता आदि भाग लेंगे। वह अपनी राय लिखकर पेटी में डाल देंगे और वोट के आधार पर दावेदारी तय की जाएगी। पार्टी के रणनीतिकारों ने प्रत्याशियों के चयन में पारदर्शिता लाने और किसी तरह के विवाद से बचने के लिए यह कदम उठाया। उन्हें लगता है कि इस प्रक्रिया से चुनावी समर में योग्य नेता उतर सकेंगे और किसी तरह की गुटबाजी भी नहीं होगी। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। सितंबर से कड़ी निगरानी में होगी 9वीं से 12वीं तक की पढ़ाई। जानिए कोरोना के ये गाइडलाइन। जी हां दोस्तों, आगामी 28 सितंबर से बिहार के जिन 8 सरकारी माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 9वीं से 12वीं कक्षाओं तक की पढ़ाई शुरू होगी, उनमें कोरोना गाइडलाइन के पालन की कड़ी निगरानी की जाएगी। निजी विद्यालयों पर जिला शिक्षा पदाधिकारी सहित अन्य अधिकारियों की कड़ी निगरानी रहेगी। विद्यालय प्रबंधन की ओर से कोरोना गाइडलाइन के अनुपालन में किसी प्रकार की लापरवाही की शिकायत मिलने पर संबंधित जिला अधिकारी द्वारा तत्काल कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा विभाग के अपर सचिव गिरिवर दयाल सिंह ने बुधवार को इस संबंध में सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। विद्यार्थियों की सुरक्षा में हर मानक का पालन अनिवार्य होना चाहिए। यदि किसी सरकारी विद्यालय में प्रधानाध्यापक के स्तर से लापरवाही बरती जाए तो कड़ा एक्शन लिया जाना चाहिए और इसकी रिपोर्ट मुख्यालय को मुहैया कराई जानी चाहिए। शिक्षा विभाग ने अपग्रेड माध्यमिक विद्यालयों में निर्माण कार्य को शीघ्र पूरा करने का आदेश सभी जिलों को दिया है। विभागीय समीक्षा में पता चला है कि 2950 अपग्रेड माध्यमिक विद्यालयों में ऐसे 256 विद्यालय हैं जहां निर्माण कार्य पूरा नहीं होने की वजह से चालू सत्र में 9वीं कक्षा की पढ़ाई में बाधा उत्पन्न हो रही है। इसके लिए विभाग ने संबंधित जिलों के अफसरों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया है। कंटेनमेंट जोन से बाहर के विद्यालयों में ही कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को शिक्षकों से मार्गदर्शन प्राप्त करने हेतु विद्यालय आने की अनुमति। कंटेनमेंट जोन में निवास करने वाले विद्यार्थियों, शिक्षकों व कर्मियों को विद्यालय आने की अनुमति नहीं। माता पिता या अभिभावक की लिखित सहमति के बाद ही विद्यालय आएंगे विद्यार्थी। 9वीं से 12वीं कक्षा तक में प्रार्थना और खेलकूद नहीं होंगे। स्कूल परिसर में एक स्थान पर भीड़ नहीं होगी। स्कूलों में शिक्षकों, कर्मियों एवं विद्यार्थियों की बायोमेट्रिक हाजिरी नहीं लगेगी। विद्यालय प्रबंधन कक्षा संचालन से पूर्व विद्यालय को सैनिटाइज कराना सुनिश्चित करेंगे। विद्यालय में प्रवेश द्वार पर हैंड सैनिटाइजर की व्यवस्था अनिवार्य। कोविड-19 के संक्रमण के उत्पन्न होने वाले लक्षण पर तत्काल चिकित्सा सलाह की व्यवस्था जरूरी। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना वायरस पर पीएम मोदी की मुख्यमंत्री संग बैठक। बोले, जांच, ट्रेसिंग, इलाज पर केंद्रित करें ध्यान। जी हां दोस्तों, वैश्विक महामारी कोरोना वायरस को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को हाई लेवल मीटिंग की। उन्होंने महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक समेत 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बातचीत की। इस बैठक में उन राज्यों को शामिल किया गया जो कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित है। बैठक में पीएम मोदी ने जांच
ट्रेसिंग, इलाज पर ध्यान केंद्रित करने को कहा। कोरोना वायरस के तकरीबन 63% सक्रिय मामले इन 7 राज्यों में है। इस बैठक में दिल्ली के अरविंद केजरीवाल, महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे, आंध्र प्रदेश के जगन मोहन रेड्डी, कर्नाटक के येदियुरप्पा समेत अन्य मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री शामिल हुए। वर्चुअल मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल हुए। कोरोना वायरस की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्री से कहा कि हमें प्रभावशाली जांच, ट्रेसिंग, इलाज, निगरानी और सब संदेश पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उन्होंने कहा, कोविड-19 से लड़ते हुए हमें आर्थिक मोर्चे पर भी पूरी ताकत से आगे बढ़ना होगा। इसके अलावा पीएम ने बताया कि अब मुख्यमंत्री राज्य आपदा राहत कोष का इस्तेमाल कोरोना के 35% की बजाय 50% कर सकते हैं। बैठक को लेकर मंगलवार को जारी बयान में कहा गया था कि केंद्र सरकार राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के प्रभावी सहयोग और निकट समन्वय के साथ मिलकर कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई का नेतृत्व कर रही है। केंद्र सरकार उनकी स्वास्थ्य सेवा और चिकित्सा बुनियादी सुविधाओं को बढ़ाने के लिए लगातार सहायता कर रही है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा एम्स नई दिल्ली के सहयोग से किए गए EICU टेली परामर्श के माध्यम से ICU का संचालन करने वाले डॉक्टरों की नैदानिक प्रबंध क्षमताओं को काफी हद तक बेहद बेहतर किया गया है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। दोस्त बनाकर घोंपा खंजर, चीन ने नेपाल की जमीन पर खड़ी कर दी 11 इमारतें। जी हां दोस्तों, विस्तारवादी नीति से पड़ोसी मुल्कों पर खंजर घोंपने के लिए कुख्यात चीन ने हाल ही में बने अपने दोस्त नेपाल को भी नहीं छोड़ा। दोस्ती का नाटक करते हुए पहले तो चीन नेपाल के करीब आया और अब उसी की जमीन पर कब्जा करते हुए 11 इमारतें बना ली। चीन के इस कदम के बाद नेपाल की सरकार हरकत में आ गई है। नेपाल की मीडिया में आई खबर के मुताबिक चीन ने सीमावर्ती जिले हुमला में एक हिस्से के 11 इमारतों का निर्माण किया है। इस इलाके पर नेपाल अपना दावा करता आया है। इसके चलते दोनों पड़ोसी देशों के बीच सीमा विवाद की शुरुआत हो गई है। कई सालों पहले नेपाल द्वारा इस इलाके में सड़क बनने के बाद से एक बॉर्डर पिलर गायब है और अब चीन ने इमारतों का निर्माण कर लिया। हाल में इलाके का दौरा करने वाले नेपाल के अधिकारियों की माने तो साल 2005 में उस क्षेत्र में एक झोपड़ी थी। अपने टीम के अधिकारियों के साथ रविवार को इलाके का दौरा करने वाला नामखा ग्रामीण नगर पालिका के अध्यक्ष विष्णु बहादुर तमांग ने कहा, चीनी पक्ष ने दावा किया है कि जिस क्षेत्र में वे मकान बने हुए हैं वह इलाका उनकी सीमा में आता है। चीनी सुरक्षा और सीमा बलों द्वारा इमारतों के निर्माण की जानकारी नेपाल के गृह मंत्री को दे दी गई है। रविवार को मुख्य जिला अधिकारी चिरंजीवी गिरी के नेतृत्व में एक टीम ने निरीक्षण किया। इस दौरान चीनी सुरक्षा अधिकारियों ने दावा किया कि जहां इमारतें स्थित हैं उसके दक्षिण में उनकी सीमा 1 किलोमीटर आगे तक है। हालांकि तमांग ने कहा कि नेपाल की सीमा इमारत के उत्तर की ओर 2 किलोमीटर आगे तक है। वहीं काठमांडू पोस्ट ने बताया, विवादित क्षेत्र की इन 11 इमारतों में से एक में सुरक्षा बल रहते हैं जबकि बाकी खाली है। ट्रक जीप में पहुंच गए चीनी सुरक्षा बल। रविवार को जैसे ही नेपाल के अधिकारी मौके पर पहुंचे उसके फौरन बाद ही चीनी सुरक्षा बल मौके पर ट्रक, टैंकर और जीप से पहुंच गए। उन्होंने माइक्रोफोन का इस्तेमाल करते हुए नेपाली अधिकारियों से बात की और उनसे बातचीत के लिए सीमा पर जाने को कहा। तमांग ने कहा, हमने विवादित क्षेत्र में 1.5 घंटा का वक्त बिताया। वहां पहुंचने के बाद चीनी सेना की एक टीम और सुरक्षा बल वहां आए और कहा कि उनकी सीमा में बातचीत नहीं हो सकती है। इसके बाद हम वहां से वापस आ गए कि हमने उस क्षेत्र के हमारी सीमा के होने का दावा किया है, लेकिन उन्होंने हमें मैप दिखाते हुए बताया कि यह उनकी सीमा में आने वाला इलाका है। हरकत में आया गृह मंत्रालय। मामले की जानकारी मिलते हुए गृह मंत्रालय पूरी तरह से हरकत में आया। मंत्रालय ने सरकारी अधिकारियों, सुरक्षा एजेंसी के प्रमुख, हुमला से नामखा ग्रामीण नगर पालिका के स्थानीय सरकारी प्रतिनिधियों को निरीक्षण करने और एक रिपोर्ट सौंपने के लिए वहां पर भेजा। इस रिपोर्ट के इस सप्ताह के अंत तक आने की उम्मीद है। हुमला के सांसद चक्का बहादुर लामा का कहना है कि क्षेत्र में एक बॉर्डर पिलर गायब होने के बाद इस विवाद ने जन्म लिया है। लामा ने कहा, जब तक दोनों पक्ष गायब हुए पिलर की जगह का पता नहीं लगा सकेंगे तब तक यह विवाद जारी रहेगा। लगभग 12 साल पहले नेपाली क्षेत्र में सड़क निर्माण के दौरान पिलर डैमेज हो गया था। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। चीन के खिलाफ जियो को हथियार बनाएंगे अंबानी। 2 साल में लाएंगे 20 करोड़ एंड्रॉइड स्मार्टफोन। मात्र इतनी होगी फोन की कीमत। जी हाँ दोस्तों, चीनी स्मार्टफोन निर्माता कंपनियों ने कम कीमत में ज्यादा प्रीमियम फीचर देकर भारतीय स्मार्टफोन मार्केट बड़ी हिस्सेदारी हासिल कर ली। मौजूदा वक्त में करीब 70% भारतीय स्मार्टफोन मार्केट पर चीन का कब्जा है। मतलब हर 10 में से 7 भारतीय चीनी स्मार्टफोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि चीनी स्मार्टफोन के दबदबे को मुकेश अंबानी की तरफ से चुनौती मिल सकती है। क्या है मुकेश अंबानी का प्लान? ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की तरफ से लोकल सप्लायर्स को स्मार्टफोन बनाने में तेजी लाने का निर्देश दिया गया है, जिससे अगले 2 साल में करीब 20 करोड़ से ज्यादा एंड्रॉइड बेस्ड स्मार्टफोन को बनाया जा सके। अंबानी के नए एंड्रॉइड स्मार्टफोन के आने से भारत में चीनी स्मार्टफोन निर्माता कंपनी को जोरदार चुनौती मिलेगी। भारत की सबसे ज्यादा मूल्यवान कंपनी मोबाइल असेंबलिंग करने वाली घरेलू कंपनियों के साथ बातचीत कर रही है, जिनके साथ मिलकर
जियो के एंड्रॉइड स्मार्टफोन का निर्माण किया जाएगा। जियो के एंड्रॉइड स्मार्टफोन की कीमत करीब 4,000 रुपए होगी। साथ ही कंपनी की तरफ से जियो एंड्रॉइड स्मार्टफोन के लिए खास तरह का रिचार्ज प्लान भी लॉन्च कर सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक रिलायंस चेयरमैन मुकेश अंबानी वायरलेस सर्विस की तरह ही देश की स्मार्टफोन इंडस्ट्री को मजबूती से स्थापित करना चाहते हैं। इसके लिए मुकेश अंबानी की तरफ से सरकार के प्लान के हिसाब से ज्यादा से ज्यादा घरेलू मैन्युफैक्चरिंग पर ध्यान दिया जा रहा है। जियो के अलावा डाइक्सॉन टेक्नोलॉजी इंडिया, लावा इंटरनेशनल और कार्बन मोबाइल भी घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ा रही है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। भारतीय सेना से घबराए चीनी सैनिक, लद्दाख में हुई पोस्टिंग तो लगे रोने, वीडियो वायरल। जी हाँ दोस्तों, भारत चीन के बीच लद्दाख में कई महीनों से चल रहे सीमा विवाद के चलते हालात तनावपूर्ण हैं। दोनों देशों की सेनाओं ने एलएसी पर बड़ी संख्या में सैनिकों की तैनाती कर रखी है। चीनी सैनिकों के बीच भारतीय जवानों को लेकर काफी घबराहट है। पड़ोसी देश के सैनिकों में इस कदर डर है कि जैसे ही चीन सैनिकों को पता चला कि उनकी तैनाती लद्दाख में भारत चीन की सीमा पर होने वाली है, उनकी आंखों में आंसू आ गए। सोशल मीडिया पर पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के रोने का वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में दावा किया जा रहा है कि चीनी सैनिकों के रोने की वजह उनकी लद्दाख में होने वाली तैनाती है। पाकिस्तान के कॉमेडियन जैद हामिद ने 22 सितंबर को फेसबुक पर आए वीडियो को पोस्ट किया। इस वीडियो में कुछ चीनी सैनिक एक बस में बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। वे सभी रो रहे हैं क्योंकि उनकी पोस्टिंग लद्दाख की सीमा पर होने जा रही है। ताइवान न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार बस में सवार चीनी सैनिक पीएल के गाने ग्रीन फ्लावर्स इन द आर्मी गाने को काफी बहुत मुश्किल से गा पा रहे हैं। यह वीडियो सबसे पहले वीचैट के फ्योंग सिटी वकील के पेज पर अपलोड किया गया था, लेकिन बाद में उसे वहां से हटा दिया गया। ओरिजिनल फुटेज में युंगजोली जिले के फुयांग सिटी के 10 नए सैनिक दिखाई दे रहे हैं। वीडियो के जरिए से दावा किया जा रहा है कि सभी ताजा भर्तियां कथित पर कॉलेज के छात्रों की थी। उनमें से 5 ने तिब्बत में सेवा करने के लिए स्वेच्छा से चुना था। ताइवान न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक यह वीडियो कथित तौर पर फुयांग रेलवे स्टेशन पर शूट किया गया था, जब सैनिक हुबई प्रांत के एक सैन्य शिविर में जाने की तैयारी कर रहे थे। ट्विटर पर भी एक चीनी यूजर ने वीडियो को फिर से पोस्ट किया है। भारत चीन के बीच हुई कोर कमांडर स्तर की वार्ता महीनों से चली आ रही है। भारत चीन में तनाव के बीच सोमवार को दोनों पक्षों में कोर कमांडर स्तर की वार्ता हुई थी। तकरीबन 13 घंटे तक चली इस वार्ता के बाद संयुक्त बयान जारी किया गया था। बयान के अनुसार दोनों देशों ने एलएसी के अग्रिम इलाकों में और सैनिकों की तैनाती नहीं करने पर सहमति जताई है। इसके अलावा किसी भी गलतफहमी में नहीं आने और तनाव को स्थिर करने को लेकर भी सहमत हुए। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। चीनी कब्जे के खिलाफ नेपाल में सड़कों पर उतरे लोग, केपी ओली की नहीं खुल रही जुबान। जी हाँ दोस्तों, चीन के इशारे पर भारत विरोधी एजेंडा में जुटी नेपाल की केपी ओली सरकार के ड्रैगन ने ऐसा झटका दिया है कि वह कुछ बोल नहीं पा रही है। दूसरी तरफ जनता का आक्रोश अब फूट पड़ा है। नेपाल के हुमला में चीनी कब्जे और इमारतों के निर्माण की पुष्टि होने के बाद काठमांडू में लोग सड़कों पर उतर आए हैं और चीन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए जुलूस निकाला। हाथों में तख्तियां लिए लोगों ने बालू वाटर स्थित चीनी दूतावास के बाहर नारेबाजी की। नेपाली न्यूज खबरबराह के मुताबिक आक्रोशित लोग सीमा अतिक्रमण रोका, अतिक्रमण की हुई नेपाली जमीन लौटाओ, नेपाल चीन बॉर्डर का नाका खोलो, चीन साम्राज्यवादी मुर्दाबाद जैसे नारे लगा रहे हैं। युवाओं की तख्तियत और बैनरों पर भी इस तरह के नारे लिखे हैं। इस बीच चीनी दूतावास के बाहर बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मियों की तैनात कर दिया गया है। सोशल मीडिया पर भी प्रदर्शन की तस्वीरें और वीडियो साझा किए जा रहे हैं और इसके साथ ही लोग चीनी अतिक्रमण के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। हाल ही में नेपाली मीडिया में खबर आई कि चीन ने हुमला जिले के नेपाली जमीन पर अतिक्रमण कर लिया है। चीन ने यहाँ बॉर्डर पिलर को हटाकर 11 इमारतों का निर्माण कर लिया है। इसके तुरंत बाद हुमला के मुख्य जिला अधिकारी साइट का एक अध्ययन करने के बाद टीम ने केंद्र को एक रिपोर्ट भेजी है, लेकिन नेपाल सरकार ने अभी तक सीमा के संबंध में कोई प्रक्रिया नहीं दी है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत।